परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए अर्थशास्त्र के इन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करना। और तथ्यों को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। बिल्कुल, ताकि तैयारी का हर एक मिनट कीमती साबित हो और सीधा दिमाग में रजिस्टर हो जाए। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए अर्थशास्त्र के इन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करते हैं। अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं को समझने से पहले उसकी नींव को समझना होगा। यानी देश की आय को मापा कैसे जाता है। हाँ, तो जो सबसे बुनियादी पैमाना है वो है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका सीधा सा मतलब है देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होने वाला कुल उत्पादन, चाहे वो उत्पादन एक भारतीय कंपनी कर रही हो या कोई विदेशी कंपनी जो भारत में आकर काम कर रही हो। अगर वो भारत की जमीन पर बन रहा है तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से भूगोल पर निर्भर है। लेकिन फिर जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नोट्स के मुताबिक जीएनपी निकालने के लिए हमें जीडीपी में नेट फॉरेन इनकम, मतलब विदेशों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़ना होता है। सही। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जीडीपी घर के अंदर कमाने वाले सदस्यों की आय है और जीएनपी में उस भाई की आय भी जुड़ जाती है जो विदेश में कमाकर पैसे घर भेज रहा है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जीडीपी भूगोल को देखती है, जबकि जीएनपी नागरिकता को। जीएनपी इस बात पर केंद्रित है कि हमारे देश के लोग क्या कमा रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अच्छा, और उसी तरह अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ कमाकर अपना पैसा वापस भेज रहा है तो वो जीएनपी में से घट जाएगा। इसीलिए फॉर्मूले में इसे नेट फॉरेन इनकम कहा गया है। ये तो एकदम साफ हो गया। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन है। जब हम एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें जीएनपी में से डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को क्यों घटाना होता है? अच्छा सवाल है। मतलब हम अपनी ही आय में से कुछ हिस्सा क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हमें खुद को धोखा नहीं देना है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में उत्पादन के लिए एक नई मशीन खरीदी गई। ठीक है। एक साल तक उस मशीन ने बहुत उत्पादन किया, जो हमारे जीएनपी में जुड़ गया। लेकिन उस एक साल की लगातार शिफ्ट्स के बाद वो मशीन थोड़ी घिस भी तो गई। हाँ, उसके पुर्जे पुराने हो गए होंगे। बिल्कुल। तो मशीनों और संपत्तियों के इस घिसने से उनके वास्तविक मूल्य में जो कमी आती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओहो, मतलब अगर हम इस टूट फूट का हिसाब नहीं रखेंगे तो हम अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत का एक झूठा अनुमान लगा लेंगे। हाँ, कागज पर तो अमीर दिखेंगे, लेकिन असल में मशीनें अगले साल काम करना बंद कर देंगी। इसलिए सटीक आंकड़ा पाने के लिए मूल्यह्रास घटाना जरूरी है। समझ गए। और इसके बाद आता है पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। नेशनल इनकम को कुल जनसंख्या से भाग देने पर यह निकलता है। लेकिन अगर आय बढ़ भी रही हो और साथ ही बाजार में हर चीज महंगी होने लगे तो उस बढ़ी हुई आय का कोई खास फायदा नहीं है। मेरा मतलब इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति से है। सही कहा आपने। और यहाँ लगातार शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी एक दिन टमाटर का दाम 100 रुपए किलो हो जाना इन्फ्लेशन नहीं है। मतलब एक अस्थायी उछाल महंगाई नहीं है। नहीं, जब पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतों का लगातार बढ़ना देखा जाता है तब हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तकनीकी रूप से इसका मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति का गिरना, यानी हमारे पैसों की ताकत का कम होना। कल जो 100 रुपए में आता था आज 110 में आ रहा है। बिल्कुल सही। और अब हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर महंगाई इस तरह बढ़ रही है तो जाहिर है इसे कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, और यही एंट्री होती है आरबीआई की। एकदम सही। अब जब हम आय और महंगाई का बेस समझ चुके हैं तो आरबीआई की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। परीक्षा के नजरिए से यहाँ कुछ डेटा हाइलाइट्स बहुत क्रिटिकल हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और 2026 के करंट रेट्स के अनुसार रेपो रेट 5.25% है। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। और लेता है या उनका अतिरिक्त पैसा सोख लेता है। सही। इन रेट्स को अर्थव्यवस्था के ब्रेक और एक्सेलरेटर की तरह समझिए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है और फिर वो हमारा मतलब आम लोगों का लोन भी महंगा कर देते हैं। बिल्कुल, जिससे लोग कम खर्च करते हैं और महंगाई ठंडी हो जाती है। लेकिन एक बात बताइए, अगर बैंक लोगों को इस तरह लोन बांट रहे हैं और अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, सब लोग अपना पैसा वापस मांगने पहुंच जाएं तो?
और यहीं पर सियारा और इस चर्चा का अंत करते हुए मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि कृषि में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। तो विचार करें, यदि आज नीति आयोग में नीतियां बन रही हों, तो क्या हम एमएसएफ या एसएलआर जैसे बैंकिंग टूल्स का उपयोग करके बिना महंगाई या सीपीआई बढ़ाए इस छिपी हुई बेरोजगार आबादी को एफडीआई द्वारा संचालित नए सेक्टर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यही अर्थशास्त्र का असली एप्लीकेशन है। बिल्कुल सही। थ्योरी को रियल वर्ल्ड से जोड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो लर्नर्स इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।
आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ खबरों की लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें से हम उन सटीक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ पैटर्न को निकालेंगे जो सीधे एग्जाम में टकराते हैं। और हर एक मिनट को परीक्षा की रणनीति के लिए मूल्यवान बनाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के उस पैटर्न से शुरू करते हैं जो अक्सर प्रश्न पत्र के पहले पन्ने पर ही देखने को मिल जाता है। CP राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अब सतह पर देखें तो ये सिर्फ एक नियुक्ति है, लेकिन इसके पीछे का पैटर्न क्या है? देखिए, पैटर्न ये है कि उपराष्ट्रपति का पद भारत के राजनीतिक इतिहास में अक्सर सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड या कह लें कि लॉन्च पैड रहा है। दिलचस्प है। और यहीं से वो सवाल बनता है जिसका जिक्र एकदम शुरुआत में हुआ था। इतिहास में 6 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे हैं। परीक्षा के नजरिए से इनका सही कालक्रम जानना बहुत जरूरी है। तो वो 6 नाम कौन से हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, R वेंकटरमन भी थे शायद। हाँ, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अंत में KR नारायणन। अब प्रश्न बनाने वाला क्या करता है कि इन्हीं में से 3 नाम उठाता है और एक नाम ऐसा डाल देता है जो इस सूची में नहीं है। मतलब अगर ये क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट है तो एलिमिनेशन मेथड से सही जवाब तक पहुंचना बस सेकंडों का काम है। बिल्कुल। अच्छा, घरेलू मोर्चे पर कुछ और अहम प्रशासनिक बदलाव भी हुए हैं जिन्हें सीधे वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे TCA कल्याणी ने 29वीं महालेखा नियंत्रक यानी CGA का पदभार संभाला है। यहाँ ये 29वां क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा बलों में भी कुछ अहम नियुक्तियां हुई हैं। इस तक के लिए बढ़ाया जाना। इसका असल निहितार्थ क्या है? इसका सीधा नियतार्थ निरंतरता है। निरंतरता। हाँ, भारत इस समय अपनी सेनाओं के थिएटराइजेशन के दौर से गुजर रहा है। मतलब तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान बनाने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नेतृत्व बदलना पूरी प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। समझ गई। तो सरकार ने 2026 तक के एक्सटेंशन देकर यह साफ कर दिया है कि रक्षा सुधारों में कोई ब्रेक नहीं लगेगा। ये एक बहुत ही ठोस कारण है। न्यायपालिका की तरफ देखें तो M सुंदर को मणिपुर और PV बजंत्री को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और खेल प्रशासन में भी एक बड़ा बदलाव है। रॉजर बिन्नी की जगह अब मिथुन मन्हास BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब अगर हम देश के इन आंतरिक प्रशासनिक बदलावों से नजर हटाकर वैश्विक पटल पर देखें तो कूटनीति का केंद्र भी तेजी से बदल रहा है। विशेष रूप से शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO को लेकर जो स्रोत इशारा कर रहे हैं वो परीक्षा के लिए एक संभावित मैच द फॉलोइंग सवाल तैयार कर रहा है। बिल्कुल। कूटनीति में आयोजन स्थल हमेशा किसी देश के बढ़ते दबदबे का संकेत होते हैं। SCO के मामले में आगामी 3 वर्षों का कैलेंडर तय हो चुका है और ये सूची रटने के बजाय ना समझने वाली है। तो शुरुआत 2025 से करते हैं। हाँ, 2025 का सम्मेलन चीन के तियानजिन में होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर चीन ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की नींव रखी है, जो दुनिया के शासन मॉडल को बदलने की कोशिश है। सही कहा। इसके बाद 2026 में किर्गिस्तान के बिश्केक में और 2027 में इसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। एक मिनट, जब हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति की बात कर ही रहे हैं तो इंटरपोल का एक मामला बहुत चर्चा में है। भारत को इंटरपोल द्वारा पहला पर्पल नोटिस जारी किया गया है। अब सामान्य तौर पर तो हमने सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में ही सुना है जो भगोड़े अपराधियों के लिए होता है। तो ये पर्पल नोटिस क्या है? क्या ये किसी खास अपराधी के लिए है? नहीं, और यही वो जगह जहां एग्जाम में लोग गलती कर सकते हैं। पर्पल नोटिस किसी व्यक्ति या अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं होता। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? यह अपराधियों के काम करने के तरीके, जिसे मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, उनके उपकरणों, छिपने की रणनीतियों और अपराध प्रणालियों की जानकारी साझा करने के लिए होता है। फ्रांस के लियोन में स्थित है इंटरपोल, जिसके वर्तमान अध्यक्ष अहमद नासिर हैं। उनका भारत को ये नोटिस देना एक बहुत बड़ा सामरिक संकेत है। इसका मतलब है कि भारत अब वैश्विक साइबर अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से निपटने में सिर्फ जानकारी ले नहीं रहा है, बल्कि इंटरपोल के साथ मिलकर वैश्विक रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। मतलब ये एक तरह से क्राइम के पैटर्न को डिकोड करने का एक इंटरनेशनल टूल है। बहुत ही स्पष्ट। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ अन्य सत्ता परिवर्तन भी हुए हैं जिन्हें सिर्फ एक सरसरी निगाह से देखना काफी है। जैसे
जमाइका और थाईलैंड में? हाँ, जमाइका में एंड्रयू होलनेस, थाईलैंड में अनुथिन चारनिवीर कुल सत्ता में आए हैं और हमारे पड़ोस नेपाल में केपी शर्मा ओली की जगह सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभाला है। सामरिक मोर्चे पर 2 पुरानी घटनाओं का एक तरह से अंत भी हुआ है। अफगानिस्तान वाला मामला ना? बिल्कुल। अफगानिस्तान ने अमेरिका को बगराम एयरबेस का नियंत्रण वापस देने से साफ इनकार कर दिया है, जो उस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव के खत्म होने का एक बड़ा संकेत है। और दूसरा, लेबनान में यूएनएससी का जो शांति मिशन 1978 से चल रहा था, उसे आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। ये वैश्विक कूटनीति के अहम बिंदु है, लेकिन कूटनीति की असली ताकत किसी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी तकनीकी क्षमता से आती है। अगर देश भीतर से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो वैश्विक मंच पर उसकी आवाज कमजोर ही रहेगी। एकदम सही। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे डेटा हाइलाइट सेक्शन पर। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सबसे बड़ी खबर है जीएसटी 2.0 का आना। कर ढांचे को बिल्कुल छाट कर सरल कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 स्लैब बचे हैं, 5% और 18%। ये सिर्फ टैक्स रेट नहीं है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक कदम है। और इसी तरह के संरचनात्मक सुधारों का परिणाम हमें वैश्विक सूचकांकों में देखने को मिलता है, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2004-5। इसमें भारत ने एक झटके में 8 स्थानों की छलांग लगाई है और 38वें स्थान पर पहुंच गया है। याद रहे कि इस सूची में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। इसी तरह ग्लोबल डिजिटल नोमैड रैंकिंग में भी भारत 38वें पायदान पर है। वहीं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में हम 63वें स्थान पर हैं। लेकिन हर जगह तस्वीर गुलाबी नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को ही ले लीजिए, जिसमें सिंगापुर टॉप पर है। उसमें हमारी रैंकिंग गिरकर 128वीं हो गई है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अभी भी कुछ अड़चनें बाकी हैं। ये रैंकिंग्स परीक्षा में सीधी पूछी जाती हैं, खासकर टॉप देश और भारत की स्थिति। लेकिन इन सूचकांकों से निकलकर जब हम ठोस विज्ञान की तरफ जाते हैं, तो मुझे इसरो का हालिया कदम बहुत दिलचस्प लगा। आप विक्रम चिप की बात करिए ना? हाँ, इसरो ने विक्रम नाम से अपनी पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप तैयार की है। अगर इसे एक आसान एनोलॉजी से समझें तो ये ऐसा है जैसे अब तक हम अंतरिक्ष की यात्रा के लिए एक किराए की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका इंजन या दिमाग किसी और देश का था। बहुत सही उदाहरण है। विक्रम चिप के आने से हमारे सैटेलाइट्स को अपना खुद का एक स्वदेशी डिजिटल मस्तिष्क मिल गया है। और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं है, रक्षा क्षेत्र में भी इसी की गूंज है। अग्नि प्राइम मिसाइल का जो हालिया परीक्षण हुआ है, वो रेल बेस्ड लॉन्चर से हुआ है। इसका सामरिक महत्व क्या है? इसका मतलब है कि अब इस मिसाइल को देश के किसी भी हिस्से में ट्रेन के जरिए गुप्त रूप से ले जाया जा सकता है और फायर किया जा सकता है। इसके अलावा नौसेना ने लांजा एन नाम का अपना पहला स्वदेशी 3D एयर सर्वेलेंस रडार कमीशन किया है। नौसेना की बात करें तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS एंड्रोथ को भी बेड़े में शामिल किया गया है। यहाँ PYQ पैटर्न के हिसाब से ये याद रखना जरूरी है कि इसी क्लास का पहला जहाज INS अर्नाला था, जिसे मई 2025 में कमीशन किया गया था। यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि हरियाणा के सोहना में भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट लग रहा है। उधर चेन्नई में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली 3D रॉकेट प्रिंटिंग सुविधा शुरू कर दी है, जहां महीनों का काम कुछ दिनों में हो सकेगा। क्या हम इसे सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास कहें या ये कुछ और है? देखिए, इससे सिर्फ बुनियादी ढांचा कहना ना, इसके महत्व को कम करना होगा। दरअसल यह तकनीकी संप्रभुता हासिल करने की एक आक्रामक रणनीति है। तकनीकी संप्रभुता? हाँ, लिथियम प्लांट का मतलब है कि हम बैटरी के लिए किसी विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहेंगे। 3D रॉकेट प्रिंटिंग का मतलब है कि बाहरी पुर्जों का आयात खत्म। इसका असल अर्थ यही है कि कल को अगर कोई वैश्विक संकट आता है या प्रतिबंध लगते हैं, तो देश की महत्वपूर्ण प्रणालियां ठप ना हों। समझ गई। और शायद यही कारण है कि हम अपनी सीमाओं और कनेक्टिविटी को भी फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं। भारत और भूटान के बीच 3,456 करोड़ रुपए का कोकराझार गैलेफू रेल लिंक सिर्फ एक ट्रेन का रास्ता नहीं है, ये नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक भौतिक रूप है। पूर्वोत्तर में भी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। मिजोरम की राजधानी आइजोल अब राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी राजधानी बन गई है, बेराबी सेरांग रेल लाइन के माध्यम से।
और रक्षा अभ्यासों में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने सियोम प्रहार युद्धाभ्यास किया। इसकी खासियत ये थी कि ये पूरी तरह से ड्रोन तकनीक पर आधारित था। अगर हम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नजर डालें तो चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। रूस ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स का सफल परीक्षण किया है। जैसे कोविड के दौरान mRNA तकनीक ने गेम बदला था, वैसा ही ये कैंसर के इलाज में कर सकती है। बिल्कुल। तकनीकी संप्रभुता और चिकित्सा विज्ञान की ये प्रगति हमें चर्चा के अगले और शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर ले जाती है, समाज और पर्यावरण। क्योंकि दिन के अंत में कोई भी तकनीक तब तक सफल नहीं है जब तक वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे। तो आइए एक नजर डालते हैं मिथक बनाम तथ्य पर। ये बहुत जरूरी सेगमेंट है। हाँ, एक बहुत आम धारणा या मिथक ये बन गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे के लिए है। ये एक बहुत ही भ्रामक मिथक है। आज के समय का तथ्य ये है कि AI भारत में सामाजिक कल्याण का एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन रहा है। हाँ, उदाहरण के लिए इसके 2 हालिया उदाहरण देखिए। पहला है आदिवाणी ऐप। ये कोई कॉर्पोरेट ऐप नहीं है, बल्कि AI का उपयोग करके जनजातीय भाषाओं का रियल टाइम अनुवाद करता है, ताकि सुदूर इलाकों की संस्कृति को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। क्या बात है। दूसरा उदाहरण एम्स दिल्ली का है, जिन्होंने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद की पहचान करने के लिए नेवर अलोन नाम का AI ऐप लॉन्च किया है। मतलब तकनीक अब जीवन रक्षक और संस्कृति रक्षक दोनों बन रही है। इसी सामाजिक कल्याण की दिशा में कुछ अन्य योजनाएं भी ध्यान खींचती हैं। पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से सहेजने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लाया गया है। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चला। राज्यों के स्तर पर देखें तो तमिलनाडु की अनबु करांगल योजना विशेष रूप से अनाथ बच्चों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई है। और रोजगार सृजन के लिए मध्य प्रदेश के धार में देश का पहला PM मित्रा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र में जो लोग असाधारण काम कर रहे हैं, उन्हें वैश्विक मान्यता भी मिल रही है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में इस बार भारत के NGO एजुकेट गर्ल्स को सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए मलयालम फिल्मों के दिग्गज अभिनेता मोहन लाल को चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय निर्देशक अनुपर्णा रॉय ने अपनी फिल्म के लिए ओरिजिनलिटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब जीता है। ये सभी नाम परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले तथ्य हैं। बिल्कुल। लेकिन अब अगर हम पर्यावरण और भूगोल की ओर मुड़ें तो कुछ जगह अचानक से खबरों में आ गई हैं, जैसे गोवा का महादई टाइगर रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट ने वहां सभी प्रकार की विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड जो अंडमान में है और पपुआ न्यू गिनी का बगाना ज्वालामुखी अपने हालिया विस्फोटों के कारण सुर्खियों में रहे। मेरा सवाल यह है कि परीक्षा में ये स्थान क्यों पूछे जाते हैं? एग्जामिनर क्या सोचकर इन्हें चुनता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। तैयारी करने वालों को यह समझना चाहिए कि एग्जामिनर दुनिया के नक्शे पर आंख बंद करके उंगली नहीं रखता। भूगोल के सवाल हमेशा करंट अफेयर्स से प्रेरित होते हैं। अच्छा, तो जो खबर में है वही मैप पर आएगा? बिल्कुल। अगर कोई टाइगर रिजर्व पारिस्थितिक संकट के कारण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है या किसी ज्वालामुखी ने हवाई यातायात को प्रभावित किया है, तो वे सीधे तौर पर मैप बेस्ड सवालों या मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। इसलिए महादई, बैरन और बगाना की भौगोलिक स्थिति जानना इस साल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक इंसाइट है। पर्यावरण के बाद आइए अपनी चर्चा के उस खंड में प्रवेश करें जहां से सबसे ज्यादा वन लाइनर सवाल बनते हैं, खेल और साहित्य। खेल जगत से तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, एक ऐसी खबर आई है जो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि खेल में जेंडर की दीवारों के टूटने का प्रतीक है। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 50 गेंदों में शतक जड़ दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली के 52 गेंदों के भारतीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सही कहा। इसीलिए ये तथ्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये महिला क्रिकेट के एक नए युग को दर्शाता है। घरेलू क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर जीत लिया है। टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात करें तो US ओपन 2025 में पुरुष एकल की ट्रॉफी स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने, और महिला एकल की ट्रॉफी बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने उठाई है। हॉकी में भी एक स्वर्णिम पल आया है।
बिहार के राजगीर में हुए हॉकी एशिया कप में भारत ने दक्षिण कोरिया को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। पैरा स्पोर्ट्स में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत 5 पदकों के साथ ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा। और हाँ, आगामी 11वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप के लिए जो शुभंकर चुना गया है उसका नाम जलवीर रखा गया है। खेल के अलावा साहित्य के क्षेत्र में कुछ किताबें आई हैं जिनके लेखकों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। अरुंधति रॉय की नई पुस्तक आई है ना, मदर मैरी कम्स टू मी। हाँ, और पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने डेमोक्रेसी हार्टलैंड्स लिखी है, जो कि पॉलिटी के सवालों से जुड़ सकती है। रक्षा पृष्ठभूमि से KJS ढिल्लोन की ऑपरेशन सिंदूर प्रकाशित हुई है। और सबसे खास किरण देसाई की किताब द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी इस बार बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गई है। इन पुस्तकों के साथ साथ हमें उन शख्सियतों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने हाल ही में दुनिया को अलविदा कहा है, जैसे कन्नड़ साहित्य के शिखर पुरुष SL भैरप्पा, प्रख्यात भरतनाट्यम गुरु सरदा हॉपमैन और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री DD लापांग। परीक्षाओं में अक्सर इनके नाम देकर उनका मुख्य कार्यक्षेत्र पूछ लिया जाता है। तो हमने इस डीप डाइव में लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर कर लिया है। अब समय है हमारे सर्वाधिक संभावित परीक्षा प्रश्न सेगमेंट का। पूरे स्रोतों को खंगालने के बाद मेरी नज़र में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला, शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलनों का क्रम, विशेषकर 2025 का तियानजिन सम्मेलन और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। और दूसरा, जो हमने एकदम शुरुआत में चर्चा की थी, भारत के वे 6 उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, उनका सटीक क्रम। इन दोनों पर कोई ना कोई सवाल जरूर देखने को मिलेगा। इस भविष्यवाणी को जरूर नोट कर लेना चाहिए। तो चलिए इस पूरी चर्चा को दिमाग में लॉक करने के लिए एक तेज रैपिड विजन समरी कर लेते हैं। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम थी ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस था। थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। शिक्षा के क्षेत्र में भी 2 प्रथम चीजें हुई। देश की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति की घोषणा हुई और भारत से बाहर पहला अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में स्थापित किया गया है, जो IIT दिल्ली कैंपस का हिस्सा है। एकदम क्रिस्प और स्पष्ट। बिल्कुल। हमने इस चर्चा की शुरुआत इस बात से की थी कि करंट अफेयर्स की भूल भुलैया से बाहर कैसे निकले। हमने देखा कि कैसे तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पूरे स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में एक ऐसी खबर थी जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। खबर। यूरोप के एक देश अल्बानिया ने विश्व का पहला AI मंत्री नियुक्त कर दिया है। ये तथ्य अपने आप में एक बहुत गहरे सवाल को जन्म देता है। हाँ। हम दिन भर शासन प्रशासन और मानव नीतियों की बात करते हैं, लेकिन अगर एक मशीन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधे कैबिनेट का हिस्सा बन रही है, तो आने वाले समय में सत्ता का स्वरूप क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या भविष्य के सिविल सर्वेंट्स और प्रशासक AI को कमांड करेंगे, या फिर AI डेटा का विश्लेषण करके इंसानों के लिए नीतियां तय करेगा और हमें सिर्फ उन्हें लागू करना होगा? ये एक ऐसा मोड़ है जिसका जवाब शायद आने वाले समय के इन्हीं भावी प्रशासकों को खोजना होगा। क्या तकनीक हमारा टूल है या हम तकनीक के टूल बनते जा रहे हैं? सोच